गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी विद कमलेश में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर में बताऊंगा मैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। जो वायुमंडल की संरचना है उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूं। उससे पहले आपने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। देखिए ये वाला है, कल मैंने लास्ट में बताया था, कल कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर बताया था। आज उसी का दूसरा पार्ट है हमारा, दूसरा और लास्ट पार्ट है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। देखिए क्या है हमारा यहाँ पे, द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स विथ वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर। देखिए हिंदी में क्या है इसका, वायुमंडल अलग अलग घनत्व और तापमान वाले विभिन्न परतों से बना है, उसका अलग लेयर है, ठीक है ना। कितने लेयर से, 5 लेयर से, इसको 5 लेयर हम लोग पढ़ना है। डेंसिटी इज द हाइएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग हाइट इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड, ठीक है ना। जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है, यह घटता जाता है। मतलब जो घनत्व होता है वो एयर का डेंसिटी क्या होता है, हाइट के साथ बढ़ती जाती है। मतलब देखिए यहाँ से मैं फिगर बनाया हूँ यहाँ पे, ये देखिए हमारा सबसे निचला वाला ये सरफेस हमारा, यहाँ से क्या होता है ऊपर क्यों जाएंगे जैसे, तो क्या होगा, वो एयर का डेंसिटी क्या होती है, घटती जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए अर्थ के सरफेस में क्या होता है हमारा, अर्थ के सरफेस में देखेंगे आप तो जी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, जी का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे कोई एक फोटो से बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा है ये वाला पार्ट, ये सरफेस है हमारा, तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा सरफेस में, ठीक है। अब जी का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब जी का फोर्स है एक, तो ये जी का वैल्यू ज्यादा होगा। और हाइट बढ़ने के कारण क्या होगा, जैसे जैसे हाइट की ओर ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जी का वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगा। और जी का वैल्यू कम होती जाएगा मतलब ये फोर्स कम होती जाएगा, इसका मतलब। और यही जी है जो हमारे एटमॉस्फेयर को, जो एयर मॉलिक्यूल्स को क्या होता है, वो पकड़े रखता है। इसलिए बताइए यहाँ पे ज्यादा फोर्स होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा, फिर ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, हमारा कम मॉलिक्यूल्स होगा। धीरे धीरे क्या होगा, एयर का डेंसिटी क्या होगा, ये हमारा घटता जाएगा इस तरह से। सबसे ज्यादा कहाँ होगा, इसका मतलब हम लोग का यहाँ पे सरफेस के पास होगा। और ज्यादा मॉलिक्यूल एक छोटे से, और डेंसिटी, ये डेंसिटी क्या होगा यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा इसलिए। और ऊपर के जाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि ऊपर में क्या होगा, एयर के मॉलिक्यूल्स कम होती है। क्योंकि जी का वैल्यू क्या होगा, कम होते गया, इसलिए क्या मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे, ऐसा समझना है। इसलिए क्या होगा हमारा डेंसिटी, क्या होगा डेंसिटी या घनत्व क्या होगा हमारा, ये डिक्रीज करती जाती है इससे हाइट की ओर बढ़ने के कारण, ठीक है। तो ये आपको कारण समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए, द कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशन दे आर, ठीक है ना। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों में बांटा गया है। संस्तर मतलब लेयर्स, बांटा गया है। ये लेयर है कौन कौन सा है, देखिए ये जो टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के आधार पे इसको जो लेयर से किसके आधार पर बांटा गया है, वो टेम्परेचर के आधार पे। ये ध्यान रखना आपको, क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, बेसिस क्या है हमारा, टेम्परेचर है। तो पहला हमारा कौन सा है, ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ये 5 है हमारा। हिंदी में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल, ये 5 है हमारा। इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, एक एक 1 by 1 सबको पढ़ना है। तो पहला हमारा हो जाएगा कौन सा, और ट्रोपोस्फियर, या इसे हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल बोला जाता है। नाम से जैसा क्लियर है, क्षोभ मतलब क्या होता है, नौटंकी होता है या नाटक होता है, ठीक है ना। क्षोभ करना मतलब नाटक कर रहा है, मतलब जितने सारे नाटक होता है, मतलब जैसे जितने सारे वेदर रिलेटेड फिनोमिनन होते हैं, सारा का सारा क्या होता है, इसी लेयर में होता है। इसलिए इसका नाम क्या है, क्षोभ रखा गया है, क्षोभ मंडल, ठीक है, ट्रोपोस्फियर रखा गया है। देखिए इसका क्या है, द ट्रोपोस्फियर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। ये मतलब क्या है, ये वायुमंडल का सबसे निचला परत है हमारा। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, औसत ऊंचाई कितनी है इसका, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। एंड एक्सटेंड्स रफली टू अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। मतलब क्या हो गया इसका, मतलब देखिए ये जो मैं दिखाया हूं यहाँ पे, ये हमारा ट्रोपोस्फियर का ये जो लाइन है, ये ट्रोपोस्फियर का है। यहाँ से नीचे तक क्या होगा, ट्रोपोस्फियर है। ये इसका एवरेज हाइट कितना है हमारा, एवरेज हाइट कितना है, 13 किलोमीटर होगा, 13 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है, 13 किलोमीटर, 10 से ऊपर है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ में, 13 किलोमीटर है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा अर्थ में एक जैसा सब जगह एक जैसा है, ठीक है ना। देखिए क्यों, क्योंकि आप ये जानते होंगे कि ये हमारा अर्थ है, नहीं चल रहा है। देखिए ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, आपको पता होगा ये क्या है, इक्वेटर है। और इक्वेटर में गर्मी क्या होती है, यहाँ पे इक्वेटर रीजन में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा होता है, इसी कारण यहाँ की हवा क्या होगी, यहाँ की हवा क्या होगा, ज्यादा ऊपर तक उठेगी। लेकिन ये हमारा कौन सा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है हमारा, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ठंडा वाला इलाका, दोनों कोल्ड रीजन है। कौन सा रीजन है, कोल्ड रीजन है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे हवा क्या होगी, बैठा हुआ रहेगा, तो ये हवा थोड़ा ऊपर उठे, इसलिए देखेंगे तो एटमॉस्फेयर का देखेंगे इस शेप में आएगा, इस शेप में ऐसे होगा, ठीक है ना। इस तरह से होगा, ट्रोपोस्फेयर एक जैसा नहीं है चारों तरफ। और यहां से यहां जो हाइट होगी, यहां से यहां कितना होगा हमारा, ये 18 किलोमीटर है। मतलब ये क्या हो गया, इक्वेटर में क्या होगा हमारा 18 किलोमीटर हो गया। और जो पोल्स में हो गया हमारा, पोल्स में कितना हो गया 8 किलोमीटर। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट, मतलब ये हवा गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उठती है, तो ये इसलिए इसकी हाइट क्या ज्यादा है। यहाँ पे इतनी एनर्जी नहीं है, इसलिए हवा ऊपर नहीं उठती, इसलिए हाइट कितना है 8 किलोमीटर। और दोनों को यदि हम लोग जोड़ दें 18 + 8 डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा हमारा 26 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 13 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो गया, एवरेज निकल गया। इसलिए इसका एवरेज हाइट कितना है हमारा 13 किलोमीटर। लेकिन पूछा जाए आपको कि पोल्स में कितना है, पोल्स में 8 किलोमीटर है, मतलब ध्रुवों में कितना है 8 किलोमीटर है, और विषुवत रेखा में इक्वेटर्स में कितना है 18 किलोमीटर है, ठीक है। ये चीज देखना है। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वेटर में इसका हाइट सबसे ज्यादा क्यों है, इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करेंट्स। अभी बताया मैंने, कन्वेक्शनल करंट मतलब जो हवा गर्म होने के कारण क्या होती है, ऊपर उठ जाती है, इसी कारण क्या उसकी हाइट ज्यादा होती है इक्वेटर में क्षेत्र में, ट्रोपोस्फियर के। दिस लेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स, ठीक है ना। इस लेयर में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स होता है। आपको पता होगा कि डस्ट पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड क्या होता है, भारी होता है गैसेस की तुलना में, इसलिए क्या होगा नीचे में, ऑब्वियस है कि नीचे में डस्ट पार्टिकल होगा और वाटर वेपर होगा, ठीक है। ऑल चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस इन द लेयर्स, ठीक है ना। जितने भी सारे जो हमारा वेदर से रिलेटेड फेनोमेनन होता है, वेदर से रिलेटेड फेनोमेनन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए रेनफॉल हो गया, वर्षा हो गया, ठीक है ना, फिर थंडरिंग हो गया, लाइटनिंग हो गया, ठीक है ना, तड़ित झंझावात होता है, या फिर बिजली चमकना, ठीक है ना। ये सारी जितनी घटनाएं होती है सारा कहाँ होता है, सिर्फ ट्रोपोस्फियर में होता है, ट्रोपोस्फियर के अलावा कहीं नहीं होता है। मतलब इस लेयर के ऊपर कुछ सारे वेदर से रिलेटेड कुछ भी घटनाएं नहीं होती है, मतलब ये सारा किला क्लियर होता है, साफ होता है पूरा। यहाँ पे बादल बनता है, यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ पे इस वाले इलाके में, और इससे ऊपर कुछ नहीं होता है, ठीक है। द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 ऑफ द हाइट, ठीक है ना। देखिए ये तो मैंने बता चुका था कि इसमें नॉर्मल लैप्स रेट मैंने बताया था, आपको याद होगा शायद, कि सामान्य ह्रास दर बताया था मैंने, कितना है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर है। तो उसी को निकालेंगे तो क्या होगा, एक डिग्री सेल्सियस का निकालना होगा, कितना होगा 165 होगा मीटर होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल लैप्स क्या है, सिर्फ नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, सिर्फ ट्रोपोस्फियर तक होता है, ठीक है ना। जो मैंने बताया था नॉर्मल लैप्स रेट, तो वो क्या है, सिर्फ ट्रोपोस्फियर का है। लेकिन ट्रोपोस्फियर के ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटता नहीं है, वो बढ़ता है, ठीक है। तो नॉर्मल लैप्स रेट कहाँ तक है, सिर्फ ट्रोपोस्फियर का मैंने बताया था, तो उसी का नॉर्मल लैप्स रेट होता है, उसके ऊपर अलग होता है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर्स फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, ठीक है ना। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि सारा काम क्या होता है इसी में होता है, ठीक है ना। पेड़ पौधे का जितने ऑक्सीजन प्राप्त होना सारा इसी लेयर से होता है, ठीक है। ये चीज देखना है। देखिए क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है, ये मैं बता चुका हूं। यह ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होता है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है। और दोनों को जो जोड़ दें 8 + 18 इक्वल टू डिवाइड बाय 2 क्या होगा 13 किलोमीटर, इसका एवरेज आ जाएगा। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज संवहनीय धाराओं, कौन सी धारा, कन्वेक्शनल करंट या संवहनीय धारा के द्वारा ताप को अधिक ऊंचाई तक परिवहन किया जाता है, ये मैंने बता चुका हूं, ठीक है ना। संवहनीय धारा मतलब हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इस संस्तर में क्या होता है, धूलकण और जलवाष्प होते हैं, क्योंकि धूलकण क्या होते हैं, ठोस होता है, इसके कारण ये भारी होता है, इसलिए सबसे निचले वाले पार्ट में होगा।
जलवाष्प भी क्या होगा, क्योंकि सरफेस से जलवाष्प लेके ज्यादा ऊपर जा नहीं पाती है, क्योंकि हवा की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जलवाष्प को ढोना संभव नहीं होता है, इसलिए जलवाष्प भी क्या होता है, निचले लेयर में होता है। मौसम और जलवायु से परिवर्तन इसी संस्तर में होता है, जैसे बादल बनना होता है, ठीक है ना, या फिर बारिश होना, ठीक है ना, या फिर लाइटनिंग होना, ये सारा क्या है, इसी लेयर में होता है। इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है, ठीक है ना। जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। सारा मैं समझा चुका हूं दोनों में। तो ये तो हमारा है पहला लेयर। अगला कौन सा है, द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज ट्रोपोपॉज, ठीक है ना। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रोपोपॉज या फिर क्षोभ सीमा। देखिए इसको फोटो में दिखा था आपको, देखिए ये जो लेयर हो गया हमारा ट्रोपोस्फियर हो गया, ठीक है, और ये हमारा कौन सा हो गया, स्ट्रेटोस्फियर हो गया। दोनों के बीच ये डॉट डॉट करके लाइन दिया हूं, ये क्या हो गया हमारा ट्रोपोपॉज। पॉज मतलब कि रुकना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राफ, ये जो ग्राफ मैंने बनाया हूं, यहाँ से देखिए ये टेम्परेचर का होगा, धीरे धीरे घट रही है ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, टेम्परेचर सीधा चला गया मतलब कांस्टेंट है। फिर यहाँ से देख रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है, फिर कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज कर रही है, घट रही है मतलब, फिर क्या हो गया कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज कर रही है, और यहाँ पे कंटिन्यूअस इंक्रीज करती जा रही है। टेम्परेचर का ग्राफ है, ठीक है ना, ये देखेंगे वाला। तो यहाँ पे देखेंगे सीधा लाइन है, मतलब यहाँ पे क्या है, इन सभी जगहों में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो जहां जहां कांस्टेंट है टेम्परेचर, जहां टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, उसके आधार पे क्या है ना, उसको एक अलग अलग जोन में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ से एक अलग जोन हो गया, यहाँ से अलग जोन, यहाँ से अलग जोन में बांट गया है। तो ये ट्रोपोपोज है। ट्रोपोपोज किसके बीच में है, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में है, ठीक है। देखिए इसी तरह देखेंगे आप, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद क्या है, स्ट्रेटोपोज है, ठीक है। फिर देखेंगे मेजो, देखिए यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर के बाद क्या है, स्ट्रेटोपोज है। मेजोस्फीयर है ये हमारा, मेजोस्फीयर के बाद कौन सा हो जाएगा हमारा, मेजोपोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोई पॉज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई टेम्परेचर कहीं पे कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इंक्रीज कर रही है। ये चीज देखना है आपको। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट का सीधा नहीं है ना, यहाँ पे ग्राफ, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। तो पॉज कितने होंगे एटमॉस्फेयर में, 3 ही पॉज है हमारे, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मेजोपॉज, 3 आपको याद रखना है। इधर कोई पॉज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डायरेक्ट इंक्रीज करती है, ठीक है। इसी को मैंने बताया अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ट्रोपोज बता दिया मैंने। द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज इज अबाउट -80 डिग्री से ओवर 80 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर। तो इक्वेटर के पास क्या होगा हमारा, ट्रोपोपॉज में टेम्परेचर कितना होता है, 80 डिग्री सेल्सियस होता है। आप एवरेज इसको निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर मैंने कितना बताया कि 165 मीटर में कितना होता है, 1 डिग्री घटती है। ऐसे करके आपको क्या कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं, पूरा आपको पता चल जाएगा। इक्वेटर में कितना होता है, 80 डिग्री सेल्सियस, अबाउट -45 माइनस, ये देखिए ये हमारा क्या है, ये भी माइनस हमारा 80 डिग्री है, और ये क्या है, पोल्स में क्या होगा, -45 डिग्री ओवर द पोल्स, ठीक है। पोल्स में कितना होगा, 45 डिग्री। ये आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। इससे मैंने आपको बताया था कि 1000 मीटर में, मतलब 1 किलोमीटर में कितना घट रही है, 6.5 डिग्री, ठीक है। फिर अगला मतलब अगला 1000 में कितना होगा, फिर 6.5 डिग्री घटेगी। इस तरह से ट्रोपोस्फीयर की हाइट कितनी है इक्वेटर में हमारा कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर है। तो 18 किलोमीटर का आप 18 इंटू 6.5 को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको निकल जाएगा ये टेम्परेचर। फिर ये क्या होगा, उसी तरह से पोल्स का निकालना है। पोल्स का कितना है ऊंचाई, वो 8 किलोमीटर है, तो 6.5 इंटू 8, अब ये वाला निकल जाएगा टेम्परेचर, आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये हो गया। हिंदी में देख लीजिए, विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा हवा के तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। द टेम्परेचर हेयर इज नियरली कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट होता है, अभी मैंने दिखा दिया ग्राफ, वहां पे कांस्टेंट होता है। एंड हेंस इट इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज, इसलिए इसका नाम क्या होगा, ट्रोपोपॉज हो गया। पॉज मतलब कि रुकना, टेम्परेचर रुक गया। यहाँ पे मैंने बताया कि लेयर से क्या टेम्परेचर के आधार पर ही बांटा गया है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है, ठीक। अगला लेयर हम लोग आते हैं कौन सा, ट्रोपोस्फीयर। क्या है हमारा, ट्रोपोस्फीयर। द ट्रोपोस्फीयर इज फाउंड अबव द ट्रोपोपॉज, ऑब्वियस है। देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रोपोपॉज के ऊपर क्या है, ट्रोपोस्फीयर है हमारा, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक 50 किलोमीटर तक कितना है, ये हमारा 13 किलोमीटर से लेके, सॉरी यहाँ से जो 13 किलोमीटर से लेके कहाँ तक, ये हमारा 50 किलोमीटर तक, ये होगा स्ट्रेटोस्फीयर है हमारा।
स्ट्रेटोस्फीयर इज फाउंड अबव द ट्रोपोपॉज एंड एक्सटेंड्स टू अ हाइट अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, क्षोभ सीमा के ऊपर, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, क्षोभ सीमा के ऊपर 50 किलोमीटर ऊंचाई तक समताप मंडल पाया जाता है, ठीक है ना, समताप मंडल, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे हमारा वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज दैट इट कंटेन्स द ओजोन लेयर। इसमें क्या होता है, ओजोन लेयर होता है, इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है। दिस लेयर एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड शील्ड्स लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। देखिए इसका क्या है, हमारा समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण का लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है और यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों को बचाती है। अभी मैंने बताया हार्मफुल रेज जो आती है, मैंने अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में आपको बता चुका हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। तो उसको रोकती है। ये ओजोन लेयर किसमें है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ओजोन लेयर क्या है हमारा, इसी लेयर का पार्ट है, इसमें इसी में क्या है हमारा ओजोन भी है। इसमें क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, ऊपर वाले पार्ट में क्या है हमारा ओजोन लेयर है यहाँ पे। इसके बारे में डिटेल से मैं करा चुका हूँ, ठीक है। 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर इसकी हाइट है, पहले वाले वीडियो में बताया था। अगला देखिए हमारा कौन सा है, द मेसोस्फीयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर व्हिच एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, ठीक है ना। अगला जो लेयर कौन सा है, मध्य मंडल है या मेसोस्फीयर। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है, ठीक है। इसका हाइट मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए आप, देखिए 50 किलोमीटर, ये हो गया 80 किलोमीटर, ये क्या है हमारा, ये मेसोस्फीयर हो गया, मध्यमंडल हो गया, ठीक है। और इन दोनों के मेसोस्फीयर और इसके बीच स्ट्रेटोस्फीयर के बीच कौन सा है, स्ट्रेटोपॉज है। उसके बाद क्या हो गया हमारा मेसोस्फीयर, ये वाला। तो ये 50 से 80 किलोमीटर मतलब 30 किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है ये वाला। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए इन दिस लेयर वंस अगेन द टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रही है। रिचेज अप टू द -100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, ठीक है ना। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या हो रहा है इसका, देख लीजिए यहाँ पे। इस स्तर में भी ऊंचाई तापमान के साथ क्या होता है, कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तक पहुंचकर यह -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्यमंडल का ऊपरी परत मध्य सीमा कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और देखिए मेसोस्फीयर के ऊपर वाला क्या हो गया, मेसोपोज हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा मेसोस्फीयर का हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा कौन सा, थर्मोस्फीयर है, ठीक है। अब देखिए थर्मोस्फीयर में क्या है हमारा, द थर्मोस्फीयर इज लोकेटेड बिटवीन द 80 किलोमीटर एंड 400 किलोमीटर, ठीक है। तापमंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के बीच स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमारा, इट कंटेन्स द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आयंस एंड हेंस इट इज नोन एज द आयनोस्फीयर, ठीक है ना। इसमें खासियत क्या है इस लेयर का, इसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, आयंस होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, आयनोस्फीयर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो आयनोस्फीयर इसका एक पार्ट है, थर्मोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको, विद्युत आवेशित कण जिन्हें आयन कहते हैं और इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, टेम्परेचर हेयर स्टार्ट डिक्रीजिंग विद द हाइट, ठीक है ना। इसमें क्या है, पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इस संस्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट जाती है। देखिए जैसे हमारा मोबाइल का सिग्नल है या रेडियो वेव्स कुछ भी है, ठीक है ना, रेडियो सिग्नल से वो क्या होता है, यहाँ से वहाँ ऊपर जाती है, कहाँ तक, आयनोस्फीयर तक, वहां से वापस रिफ्लेक्ट करती है हमारा एंटेना में, जो हमारा स्टेशन होता है, टीवी स्टेशन, वो कैच कर लेता है, ठीक है ना, वो इसका काम है। इस लेयर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करती है, ठीक है, ये देखना है। आगे देखिए, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर अबव द थर्मोस्फियर इज नोन एज एक्सोस्फियर, ठीक है। दिस इज द हाइएस्ट लेयर बट द वेरी लिटिल नोन अबाउट इट। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर, ठीक है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत होगा, मतलब ये क्या होगा, सबसे अपर मोस्ट लेयर हो गया, ठीक है।
जो बाह्य मंडल के ऊपर होता है, बाह्य मंडल के ऊपर कौन हो गया, इसका नाम क्या हो गया, वायुमंडल के ऊपर होता है, इसे बहिर्मंडल कहते हैं। बाह्य मंडल बहिर्मंडल अलग अलग है, ठीक है ना। बहिर्मंडल के नीचे क्या हो गया, वायुमंडल हो गया। यह सबसे ऊंचा संस्तर है, ठीक है ना। इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। यह वायु की पतली परत है। इसमें क्या होता है, अभी वायु की पतली परत है, अभी ये तो मैंने बताया, ठीक है ना, कि ऊपर जाने पे क्या डेंसिटी घटती है ना, तो डेंसिटी घटती है तो ऑब्वियस होगा कि एयर का डेंसिटी घटेगा तो वो एयर क्या हो, पतला होगा। हल्की गैसेस, हल्की गैसें यथा हीलियम और नाइट्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। क्यों नाइट्रोजन हीलियम क्यों यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस होती है। अभी बताया जितना जो भारी चीज होगा सबसे निचले लेयर में होगा, सबसे हल्का चीज ऊपरी लेयर में होता है। इस संस्तर में मौजूद सभी घटक विरल है, मतलब बहुत ही रेयर होते हैं। देखिए यहाँ पे कहाँ गया, वॉट एवर कंटेंट्स आर देयर दीज आर एक्सट्रीमली रेयरिफाइड इन दिस लेयर एंड ग्रेजुअली मर्जेस विद द आउटर स्पेस। मतलब इसमें जो भी हमारा क्या है, इसमें जो भी मौजूद घटक है उसमें विरल है और धीरे धीरे क्या है बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। इसमें बहुत ही रेयर वाली चीजें हैं जो कहीं और नहीं पाया जाता है। अल्दो ऑल लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर मस्ट एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन अस, ज्योग्राफर आर कंसर्न विद द फर्स्ट 2 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। यद्यपि वायुमंडल के सभी स्तर प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले 2 संस्तरों से अध्ययन करते हैं। मतलब हम लोग को सिर्फ पहला 2 ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर से हम लोग ज्यादा मतलब होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये अब थोड़ा ग्राफ देख लीजिए। इसमें वीडियो शूट कर रहा हूं मैं, तो इसमें बारिश हो रही है, ठीक है ना, तो उसका आवाज शायद आपको थोड़ा बहुत आ सकता है। देखिए यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर क्या है हमारा, अब मैं शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर ये सबसे निचला लेयर है, इसके बीच क्या है हमारा, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या है, ट्रोपोपॉज है, फिर क्या है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोपॉज, फिर मेसोस्फेयर, मेसोपॉज, थर्मोस्फेयर, फिर थर्मोपॉज नहीं है, आप देखना यहाँ पे नहीं है, ये ध्यान देना। उसके ऊपर है एक्सोस्फेयर। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सारा वेदर से रिलेटेड फेनोमेनन होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे बीच वाले लेयर में हमारा क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें एरोप्लेन वगैरह इसी लेयर में चलते हैं। इस लेयर में चल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बादल होती है, बारिश होती है, तो वहाँ चलना मुश्किल होगा, इसलिए इस लेयर में क्या होता है, एरोप्लेन चलते हैं, ठीक है ना। बीच वाले लेयर्स में क्या होता है हमारा, इस लेयर में क्या होता है, मिटियोर्स जो होते हैं, ठीक है ना। मिटियोर्स मतलब क्या होता है, उल्कापिंड इसी लेयर में जल के खत्म हो जाते हैं, मेसोस्फेयर में। और इस लेयर में क्या है हमारा, इस लेयर में हमारा क्या होगा, रेडियो सिग्नल्स। ये क्या है, रेडियो सिग्नल्स, ये मोबाइल वगैरह जितना कम्युनिकेशन में क्या होगा सारा काम आता है इस लेयर का। ये आइनोस्फीयर भी हमारा है, रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। और इसमें हमारा क्या हो गया, बाहर वाला स्पेस हो गया, अंतरिक्ष हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस पहला लेयर में टेम्परेचर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर इस दोनों लेयर में, इसमें और इसमें हमारा बढ़ता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज हो रही है, स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज, इसमें क्या हो गया, मेसोस्फेयर में डिक्रीज, और थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर में इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर। तो सारा ये पूछा जाता है कभी सीक्वेंस, ये ध्यान रखना आपको। इतना हम लोग को ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो आज तो फिलहाल इतना रखता हूँ, ये पूरा हमारा समाप्त हो गया क्या है एटमॉस्फेयर का डिटेल में। अब जितना चाहें इसके बारे में आप डिटेलिंग कर सकते हैं, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।